हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम है शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज उसी सीरीज की कंटिन्यूएशन में हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी तथा सिमिलैरिटी, यानी कि सर्वांग समता तथा समरूपता। तो आखिर इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि इसके सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर ये जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं या सिमिलर फिगर्स होती हैं या फिर जिनको हम बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियां या फिर समरूप आकृतियां, आखिर ये क्या होती हैं, कैसे हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये दो जो आकृतियां हमें दी गई हैं ये सर्वांग सम है या फिर समरूप है। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को समझना होगा कि आखिर ये सर्वांग समता का मतलब क्या है और इस समरूपता का क्या मतलब है। तो आइए सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर में आगे। तो इस चैप्टर के हम अपने 2 से 3 या 4 पार्ट्स हमारे लगभग बनेंगे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से लेके वहां तक पहुंचेंगे जहां तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को डिफाइन किया, यानी कि जो हमारे पास होती हैं स्टूडेंट्स सर्वांग सम आकृतियां। अब देखिए, सर्वांग सम आकृति को हम क्या कह सकते हैं, देखो इसके नाम में ही इसका मतलब समझा हुआ है। सर्वा मतलब यहाँ पे है सर्व, यानी कि सारे के सारे, ठीक है। और इसके जो सारे अंग हैं वो कैसे हैं, समान। इसके जो सारे अंग कैसे हैं, समान है, यानी कि दो आकृतियां ऐसी जिसके सभी पार्ट, सभी अंग समान हो। चाहे मैं उसके साइड्स की बात करूं, यानी कि चाहे मैं उसकी भुजाओं की बात करूं, चाहे मैं उसके कोण की बात करूं, यानी कि एंगल्स की बात करूं, वो सब अगर एक जैसे होंगे तो वो ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियां, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन भी करी गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए इस तरीके से कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं, तो ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ फिगर्स आर इक्वल, उन्हें हम बोलते हैं क्या, उन्हें हम बोलते हैं अपना सर्वांग सम फिगर। अब सर्वांग सम से मेरा मतलब क्या है कि उनकी जो शेप होगी, यानी कि जो उनका आकार होगा वो भी एक जैसा होगा और उनका जो साइज होगा वो भी एक जैसा होगा, उनकी जो मापें होंगी वो भी एक जैसी होंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाए हुए हैं, 2 ट्राइंगल लिए हुए हैं, जिसमें से एक का नाम है ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, और दूसरे का नाम है त्रिभुज पीक्यूआर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से यहाँ पे एक निशान लगाया हुआ है और यहाँ पे एक निशान लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है, ये वाला जो कोण है वो दूसरे कोण के, यानी कि बी पर जो कोण बना हुआ है वो क्यू कोण के बराबर है। इसी तरीके से जो सी पर कोण बना हुआ है वो आर कोण के बराबर है। और जो हमारे पास भुजाएं हैं, ये वाली जो भुजा है एसी भुजा, ये पी आर के बराबर है, जो बीसी है वो हमारी क्यू आर के बराबर है। तो इस फिगर में, इस आकृतियों में आप देख सकते हो कि सभी पार्ट, ठीक है, सभी पार्ट एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसी ही फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी कि सर्वांग सम आकृतियां। बस नाम से याद रखना, सर्वांग सम यानी कि सभी अंग समान होंगे, ऐसी आकृति को हम बोलते हैं सर्वांग सम। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे हमें अब बात करी गई है सिमिलर फिगर्स की। अब हम देखेंगे समरूप आकृतियां क्या होती हैं, कैसे उनको हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है कि ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान होता है परंतु मापें समान नहीं होती हैं, ठीक है, मापें समान नहीं होती हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखकर आएंगे तो पूरी तरीके से लिखकर आएंगे कि ऐसी आकृतियां जिनका रूप तो समान होता है परंतु मापें समान नहीं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं समरूप। यानी कि बस ये देखने में एक जैसी होंगी, इनका जो रूप होगा वो समान होगा लेकिन मापें समान यहाँ पे नहीं होंगी। अब देखो नाम में ही हमें एक चीज समझ में आ रही है, समरूप, यानी कि समान रूप, रूप एक जैसा होगा लेकिन एक जैसी नहीं होंगी। अब जैसे कि आप लोगों ने अभी भूल भुलैया 2 पिक्चर आई तो उसमें हमने देखा कि जो तब्बू होती हैं उनका डबल रोल होता है, ठीक है। अब वो देखने में तो एक जैसी होती है लेकिन क्या वो सच में एक जैसी होती है, तो नहीं, ठीक है, वो एक जैसी नहीं होती हैं। तो वो कैसी होती है, समान रूप तो होता है लेकिन सर्वांग सम नहीं होती। उनका जो मतलब हम कह सकते हैं कि मन से वो सेम नहीं होती हैं, उनका जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है वो एकदम अलग अलग होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, मंजुलिका वाला एग्जाम्पल लेके आप आराम से इसको देख सकते हो। भूल भुलैया 2 के आई थिंक एग्जाम्पल से आपको याद रहने वाला है कि दोनों देखने में समान है, ठीक है। तो दोनों कैसी है, सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 फिगर के थ्रू एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। क्या
मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, चतुर्भुज बनाया हुआ है, जिसका एक को नाम हमने दिया हुआ है ABCD और दूसरे चतुर्भुज को नाम हमने दिया हुआ है A' B' C' और D'। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, तो जो C कोण है हमारा, जो C कोण है हमारा वो C' के बराबर है। ठीक है, जो हमारा B कोण है वो B' के बराबर है, जो हमारा A कोण है वो A' के बराबर है और जो D कोण है वो हमारा D' के बराबर है। इसी के साथ ही साथ एक चीज और दी गई है हमें दिया गया है इन सब भुजाओं की मापें हमें दी गई हैं। तो अगर मैं इन दोनों भुजाओं का मापों का अनुपात निकालती हूँ, इन दोनों भुजाओं के मापों का अनुपात निकालती हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है कि D' C' अपॉन DC। तो देखो D' C' किसके बराबर है, D' C' किसके बराबर है, ये हमारा है 2 के बराबर। ठीक है, और जब आप DC को रखोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4, यानी कि ये आ गया 1/2, यानी कि ये आ गया 1/2। इसी तरीके से दूसरी भुजा पर चलते हैं। अब मैं ले लेती हूँ AB और A' B'। तो देखो जब आप लोगे A' B' और यहाँ पे आप लेने वाले हो AB, तो देखो A' B' कितना है हमारे पास 2.3। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास 4.6, यानी कि 4.6। जब आप इन दोनों को काटोगे तो फिर से हमारे पास मिलने वाला है 1/2। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपनी तीसरी भुजा की तरफ। तो देखिए तीसरी भुजा में हम क्या ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं C' B' और इसको हम ले लेते हैं CB। तो C' B' कितना है, ये है हमारे पास 2.4 और CB है हमारे पास 4.8। तो जैसे ही आप इन दोनों को काटोगे तो ये आपके पास आने वाला है 1/2। अब चलते हैं हम यहाँ से अपनी चौथी भुजा की तरफ। तो चौथी भुजा हमारे पास कौन सी दी गई है, ये रह गई है हमारे पास A' D' और AD। तो A' D' कितनी है, ये है हमारे पास 1.5 और AD है हमारे पास 3। जब आप इन दोनों को फिर से काटोगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे मुझे समरूप आकृतियों के बारे में एक बात और समझ में आई कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो एक जैसा होता है। क्या समझ में आया कि देखो कोण तो बराबर है, कोण बराबर होने की वजह से क्या है कि इनका रूप एक जैसा हो गया है, लेकिन इनकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, इनकी जो भुजाएं वो कैसी हैं, समान अनुपात में है। बिल्कुल ऐसे मान लो जैसे मैंने आपको अभी मंजुलिका वाला एग्जांपल दिया कि वो दोनों बहनें देखने में तो एक जैसी होती हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो मन होता है, एक का मन तो बहुत बड़ा होता है और एक का मन बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए वो आइडेंटिकल नहीं बन पाती हैं। तो यही सेम चीज यहाँ पे हो पा रही है कि यहाँ पे इनके कोण तो समान है, कोण समान होने की वजह से ये दोनों फिगर्स हमें एक जैसी लग रही हैं, देखने में आकृतियां एक जैसी लग रही हैं, लेकिन क्योंकि इनकी भुजाओं की मापें समान नहीं है, इसीलिए क्या ये कॉन्ग्रुएंट फिगर यानी कि सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि इनके सभी अंग बराबर नहीं है, केवल कोण बराबर है, भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं है बल्कि समरूप है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ और एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि आखिर अगर हमारे पास इस तरीके से फिगर आ जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि दो आकृति हमारे पास समरूप है भी या नहीं। तो देखो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि आपको अगर दो फिगर दी गई हैं तो आप किस किस बेसिस पे बता सकते हो कि ये समरूप हैं या समरूप नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे इन दोनों फिगर्स की, जो ऊपर बनी हुई फिगर्स है, मैं उन दोनों की बातें कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो PQRS हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और सारे जो कोण हैं वो 90 डिग्री के हैं, सम कोण है, इसलिए मैं उसको क्या कह सकती हूँ, एक वर्ग कह सकती हूँ। वहीं अगर मैं P', Q', R' और S' की बात करती हूँ तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, सभी कोण बराबर है, तो इसको मैं एक आयत यानी कि रेक्टेंगल कह सकती हूँ। अब मुझे ये बताना है कि क्या ये जो दोनों फिगर हैं, क्या मैं इनको समरूप कह सकती हूँ। तो अब देखो उसको गेस करने का तरीका, उसको गेस करने का नहीं बल्कि उसको बताने का तरीका क्या होता है, एग्जैक्टली हम कैसे बता सकते हैं कि दो फिगर समरूप है या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कोणों की, ठीक है, यानी कि इनके एंगल्स की। तो अगर आप एंगल्स देखो तो सारे ही एंगल्स जो हैं हमारे पास वो 90 डिग्री के हैं। सारे ही एंगल्स कैसे हमारे पास 90 डिग्री के हैं, और यही चीज़ हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि सारे जो कोण हैं हमारे पास वो 90 डिग्री के हैं। लेकिन अब बात हमारे पास कहाँ पे आती है, ठीक है, बात हमारी कहाँ पे अटक जाती है, जब हम इनका अनुपात निकालते हैं। मतलब देखो जैसे कि आप PQ और P', का अनुपात निकालोगे, ठीक, मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे कि आपने निकाला P', अपॉन PQ। तो देखो यहाँ पे अनुपात क्या आने वाला है, ये आने वाला है 5/3, ठीक। इसी तरीके से लेके जब आपने क्या करा P'
एस डैश और पी एस का अनुपात निकाला तो ये आपके पास क्या आने वाला है, ये आने वाला है 3/3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 1:1 और ये हमारे पास कितना आया 5:3। तो जब ये दोनों अनुपात सेम नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों फिगर हैं, ये जो दोनों आकृतियां हैं, ये हमारी समान नहीं है, ये समरूप नहीं है। जैसे कि अगर हमने पिछले एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो वहां पे क्या था कि कोण बराबर थे, लेकिन जो भुजाएं थी वो एक अनुपात में थी, लेकिन यहाँ पे वो अनुपात फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो दोनों फिगर्स हैं ये हमारी समरूप नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमने देखा कि अगर हमें बताना है कि कोई जो दो फिगर्स हैं वो समरूप है या नहीं है, तो सबसे पहले हम कोण को चेक करेंगे और कोण को चेक करने के बाद हम उसकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। अब देखो स्टूडेंट, दूसरे केस में हमें दिखाई दे रहा है कि ABCD फिर से हमें एक वर्ग दिया गया है और A डैश B डैश C डैश और D डैश ये हमें एक तरीके का रोमबस दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि समसमांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो उसके कोण होते हैं वो 90 डिग्री के ना होके टेढ़े हो जाते हैं थोड़ा सा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो इसके कोण होंगे वो तो 90 डिग्री के होंगे सारे के सारे कोण, लेकिन यहाँ पे जो हमें कोण है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे कोण है ये 90 डिग्री के नहीं है, ये 90 डिग्री के नहीं है। इसलिए वैसे तो ये हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों फिगर्स हैं ये समान हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के कोण है और यहाँ पे 90 डिग्री के कोण नहीं है। तो दूसरे कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, दूसरे शर्त हमने क्या रखी कि किसी भी फिगर को समरूप होने के लिए, किसी भी दो आकृतियों को समरूप होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उनके कोण तो समान होने ही होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स इन दोनों फिगर्स को भी हम कह सकते हैं कि ये समरूप नहीं है। चलिए इसी तरीके से और क्लैरिटी के लिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि जो हमने ये 3 एग्जाम्पल्स देखे, एक हमने सबसे पहले चतुर्भुज का देखा, फिर हमने क्या कहते हैं रोम्बस स्क्वायर और रेक्टेंगल का देखा, फिर हम लोगों ने स्क्वायर और रोम्बस का देखा। तो उन सब बातों से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये निष्कर्ष निकला कि ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो परंतु उनका आकार भिन्न हो, ठीक है, उनका आकार भिन्न हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यानी कि फिर से वही बात कि देखने में एक जैसी लगनी चाहिए हमें, ठीक है, उनका आकार भिन्न हो, छोटा हो, बड़ा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सर्कल का एग्जाम्पल ले सकती हूँ। अब देखो मैंने एक सर्कल ये बना दिया और एक सर्कल मैंने यहाँ पे ये बना दिया। अब सर्कल तो सर्कल है, यानी कि जो हमारे पास क्या कहते हैं वृत्त है वो तो वृत्त ही रहेगा, सारे वृत्त हमें एक जैसे लगते हैं देखने में, ठीक है। तो जितने भी दुनिया के वृत्त होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए दुनिया के जितने भी वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे आपस में समरूप होते हैं, यानी कि आपस में सारे के सारे सिमिलर होते हैं। इसी तरीके से एक बात मैं और कह सकती हूँ कि अगर मान लो मेरे पास दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि जो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है वो समकोण होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो दुनिया के जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं वो सारे हमें देखने में एक जैसे लगेंगे। तो अगर दुनिया में हमें कोई भी 2 राइट एंगल ट्राइंगल दे दिए जाए, ठीक है, समकोण त्रिभुज दे दिए जाए, तो वो हमेशा कैसे होंगे, हमेशा समरूप होंगे। कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है वो तो हमें चेक करने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो एक बात हम देखते ही इन दोनों चीजों के बारे में बता सकते हैं वो ये कि ये क्या है, आपस में समरूप तो है ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि दुनिया में जितने भी आयत हैं वो कैसे हैं, वो सारे समरूप हैं। कॉन्ग्रुएंट होना ना होना, सर्वांग सम होना ना होना तो बात की बात है, लेकिन वो आपस में कैसे जरूर होंगे, वो आपस में समरूप जरूर होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। और देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का एक एग्जाम्पल लिया था, अभी एक मैंने समकोण त्रिभुज का एग्जाम्पल दिया था, उसी के बारे में और थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिफाइन करा गया है सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, यानी कि समरूप त्रिभुज के बारे में हमने यहाँ पे डिफाइन करा गया है। हमने यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुज ले लिया, ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लिया, यानी कि ऐसे त्रिभुज जिसका जो एक कोण है वो हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। इस तरीके से हमने 2 ले लिया और बाकी हमने दोनों कोण भी ले लिए हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बात बोली है कि जो समान कोणिक त्रिभुज होते हैं, ठीक है, समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात सदैव
समान होता है। यानी कि जब मैं इनकी दोनों की भुजाओं का अनुपात निकालूंगी स्टूडेंट्स, ठीक है, चाहे वो कुछ भी रहा हो, मैं जब भी इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालूंगी तो वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा सेम आएगा। अब इस बात से मेरा क्या मतलब है, अब इस बात से मेरा मतलब है, देखो ये वाला एंगल 45 है तो ये भी 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 है, ठीक है। तो इस केस में इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो हमेशा हमारा बराबर आएगा। लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये वाला जो अनुपात, ये वाला जो कोण है हमारे पास, ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला जो कोण है मेरे पास 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 30 लिया है हमने वो, तो ये हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60। तो इस केस में भी इनकी जो भुजाओं का अनुपात रहने वाला है वो समान रहने वाला है। तो यहाँ पे हमें यही समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अगर हमारे पास कोई भी सिमिलर फिगर्स हैं, या फिर जैसे कि अगर मैं इस केस में सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ, समरूप त्रिभुज की बात कर रही हूँ, तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी सेम होगा। तो अगर आपसे कभी इस तरीके से ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू बहुविकल्पीय रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे पास दो आकृतियां हैं, ठीक है, जिनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, तो वो फिगर्स होंगी, वो जो आकृतियां होंगी वो कैसी होंगी, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वो आकृतियां हमेशा समरूप होंगी। या फिर आपको ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन कि हमारे पास दो आकृतियां हैं जिनके की सभी कोण बराबर हैं, हमें भुजाओं के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं बोली गई, केवल ये बोल दिया गया कि कोण बराबर है। तब भी आप ध्यान रखिएगा, अगर कोण बराबर है तो जो भुजाएं होंगी हमारे पास, ठीक है, जो भुजाएं होंगी हमारे पास और दोनों वर्ग हैं या दोनों आयत हैं, तब भी क्या होगा कि वो दोनों समरूप होंगे, ठीक। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने मेनली अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर या फिर हमारी जो सिमिलर फिगर्स होती हैं, सर्वांग समाकृतियां और समरूप आकृतियां क्या होती हैं, इसका बेसिक्स आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। प्लस इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और साथ ही साथ कोई क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, आप उस पर भी अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं इसी चैप्टर के एक और नए पार्ट के साथ, जहां पे हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को आगे लेकर जाएंगे, आगे समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।